हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इलीगल एसोसिएशन से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाली हूँ, यानी कि इसके मीनिंग्स, एक्सेप्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है इको 8 का यूनिट 1 नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज का पॉइंट है 1.9 इलीगल एसोसिएशन। उसके सब पॉइंट्स है मीनिंग, एक्सेप्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस। आज हम इन तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। द लॉ डिजायर्स टू प्रिवेंट द मिसchief अराइजिंग फ्रॉम लार्ज ट्रेडिंग अंडरटेकिंग्स बीइंग कैरिड ऑन एन अनरजिस्टर्ड बॉडी बिकॉज ऑफ बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय सच बॉडीज। द पर्सन डीलिंग विद सच ट्रेडिंग अंडरटेकिंग्स वुड नॉट नो विथ होम दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जो लॉ है वो डिज़ायर करता है कि जो भी मिसchief होता है, मीन्स जो मतलब लार्ज ट्रेडिंग अंडरटेकिंग्स जब होता है तो उसमें किसी भी तरह का जब मिसchief होता है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो क्या करता है, जो अगर अनरजिस्टर्ड बॉडीज़ के कारण किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, अनरजिस्टर्ड बॉडीज़ जो है वो किसी भी तरह का ऐसा मतलब काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो वैसे में क्या होता है, अगर बिज़नेस कैरी किया जाता है उस केस में, जो कि बिज़नेस जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में जो पर्सन होते हैं, वो जो ट्रेडिंग अंडरटेकिंग्स के साथ डील करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। Section 11 of the Companies Act aims to represent this public mischief. It provides that no company, association or partnership consisting of more than 10% for the purpose of carrying on the business of banking and more than 20% for the purpose of carrying on any other business shall be formed unless it is registered as a company under this act or is formed in pursuance of such other Indian law. तो सेक्शन 11 जो कंपनी एक्ट का है वो रिप्रेजेंट करता है पब्लिक के मिसchief को, ये जो मिसchief होता है उसको। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी एसोसिएशन हो गया या पार्टनरशिप हो गया, उसमें 10 पर्सन से ज़्यादा, 10 मेंबर्स के साथ ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो बिज़नेस को कैरी करता है बैंकिंग सेक्टर में, और ना ही 20 मेंबर या 20 पर्सन से ज़्यादा होना चाहिए कोई भी अदर बिज़नेस के लिए, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो। अगर रजिस्टर्ड है तो इससे ज़्यादा हो सकता है, पर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। It is thus clear from the above description that if the association is formed for carrying on banking business, the maximum number of its members should not exceed 10। तो ये क्लियर हो गया पर का डिस्क्रिप्शन के कि जो कोई भी एसोसिएशन हो, अगर वो बैंकिंग का बिज़नेस है, बैंकिंग सेक्टर में है, तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ द नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल फॉर्मिंग सच एसोसिएशन एक्सीड्स 10, द एसोसिएशन मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और शुड बी फॉर्म्ड इन परसुएंस ऑफ एनी अदर इंडियन लॉज। तो अगर मान लीजिए कि अगर 10 से ज़्यादा होता है कोई भी अगर मेंबर, अगर बैंकिंग सेक्टर का, बैंकिंग बिजनेस में, तो वो किसी न किसी मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई भी लॉ से हो, कंपनीज एक्ट से हो या कोई भी अदर लॉ से हो, बट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। सिमिलरली एन एसोसिएशन फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी अदर बिजनेस फॉर प्रॉफिट एंड कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20% इन ऑर्डर टू बी अ लीगल एसोसिएशन शुड बी रजिस्टर्ड एज अबव। तो जो भी एसोसिएशन फॉर्म होता है जो बिज़नेस कैरी करने के लिए प्रॉफिट के मोटिव से, उसमें 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन अगर वो किसी भी मतलब एक्ट के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत या कोई भी अदर लॉज के तहत रजिस्टर्ड है इंडियन लॉ के तहत, तो उसमें 20 मेंबर से ज़्यादा हो सकते हैं। If it is not registered as above, the association will be regarded as an illegal association, even if none of the object of which the association has been formed as इलीगल। तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा कि उसको इलीगल एसोसिएशन बोला जाएगा, मतलब चाहे वो कोई गलत काम करे चाहे ना करे, अगर 20 मेंबर से ज़्यादा है और रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इलीगल एसोसिएशन ही कहलाएगा। Now imagine the situation when an unregistered association is formed for carrying on the business of banking with 9 members। तो सपोज़ कर लीजिए कि कोई एक अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन है जो कि बैंकिंग का बिजनेस करता है, जिसमें सिर्फ 9 मेंबर्स है, 9 मेंबर्स है। Subsequently 2 more person join the association of members as members। What will the effect of their joining the association? तो फिर उसके बाद क्या होता है, 2 और लोग ज्वाइन कर लेते हैं, मैं सब हो जाता है टोटल 11 मेंबर्स, जो कि अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड है तो 11 से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अनरजिस्टर्ड है तो ये सही नहीं है। तो अब
इसका मतलब एक्स्ट्रा होने का क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है एसोसिएशन पे? योर आंसर वुड बी डैट द एसोसिएशन वुड बिकम एन इलीगल एसोसिएशन फ्रॉम द मोमेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड 10। तो आप लोग का आंसर यही होगा कि वो एक इलीगल एसोसिएशन है क्योंकि उसका मेंबर जो है वो 10 से ज़्यादा है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है और फिर भी वो 10 से ज़्यादा है, तो वो एक इलीगल एसोसिएशन कहलाता है। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ पर्सन each individual forming the association of or partnership shall be counted as one. When we say person we mean an individual, not bodies of individual. तो इस पर्पस के लिए क्या होगा कि हम लोग को मतलब हर पर्सन को काउंट करना पड़ेगा, हर मतलब जो एक इंडिविजुअल जो एसोसिएशन है या पार्टनरशिप है उसमें हर पर्सन को काउंट करना पड़ेगा। और पर्सन का यहाँ पर मतलब होता है सिर्फ एक इंडिविजुअल, ना कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या बॉडीज़ ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। Now suppose as the association is formed between three partnership firms A, B and C. Firm A and B have 4 partners each and firm C has 3 partners. Will the association fall within the purview of section 11 and require registration? तब मान लीजिए कि अगर मतलब 3 पार्टनरशिप फॉर्म्स स्टार्ट हुए, ठीक है, फॉर्म्ड हुए A, B और C, और A और B में जो पार्टनर्स है वो टोटल 4 पार्टनर्स है, A में भी और 4 है B में भी, पर C में क्या है सिर्फ 3 पार्टनर्स है। तो इस केस में क्या रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है? मतलब ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 है और 3 है, पर फिर भी क्या इस केस में रजिस्ट्रेशन का रिक्वायर है? तो इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि इसमें टोटल मिला करके अगर देखा जाए तो ये 10 से ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 4A का 4B का यानी कि 8 हो गया A और B मिला के, और प्लस C का है 3 तो यानी कि 11 हो गया। तो 11 तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। Yes, the association would require registration because the total number of members has exceeded 10. तो ये 10 से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा। From the above description you may conclude that the limit of maximum number of members is applicable only if the association is to carry on business for profit. तो अबव डिस्क्रिप्शन से ये क्लियर हो सकते हैं या फिर आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर होता है मेंबर्स का वो एप्लीकेबल तभी होता है जब बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट के मेन मोटिव से किया जा रहा हो। दिस रेस्ट्रिक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ द एसोसिएशन इज़ फॉर्म्ड फॉर नॉन कमर्शियल पर्पजेज सच एज एसोसिएशंस फॉर्म्ड फॉर प्रमोटिंग रिलीजन, साइंस, आर्ट और चैरिटी एक्सेट्रा। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो एप्लीकेबल तभी नहीं होगा जब जो भी बिज़नेस मीन्स जो भी कुछ मतलब एक्टिविटीज़ हो रहा है, बिज़नेस नहीं बोल सकते, एक्टिविटी बोल सकते हैं उसको, तो वो अगर नॉन कमर्शियल पर्पस से हो रहा है, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं गेन हो रहा है, मीन्स सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो रहा है, कुछ भलाई के लिए हो रहा है, तो उस केस में जैसे कि रिलीजन के प्रमोट करने के लिए, साइंस के लिए, आर्ट या कोई भी तरह का चैरिटी ये सब करने के लिए अगर हो रहा है तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। पर अगर इसके अलावा अगर प्रॉफिट मोटिव से है तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। सेक्शन 11 डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। तो जो सेक्शन 11 है वो इन सभी केसेस में फॉलो नहीं होते, इन केसेस में अप्लाई नहीं किया जाता। सो पहला जॉइंट हिंदू फैमिली। A joint Hindu family may carry on any business even for earning profit and with any number of members without being registered in the pursuance of any Indian law as required by Section 11 of the Companies Act 1956. And yet it is not be an illegal association, but where two joint Hindu families join hand to carry on business, the provision of Section 11 became applicable. However, for computing the number of members of such association, the minor members of such families shall not be included. तो जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली केस में होता है कि उसमें क्या होता है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बिज़नेस हो रहा है, प्रॉफिट के मोटिव से हो रहा है, पर फिर भी आप उसमें कितना भी मेंबर्स आप काम कर सकते हैं एक साथ, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 11 के तहत जो भी रूल है कंपनीज एक्ट 1956 का, उसके तरफ इसको ये इलीगल एसोसिएशन नहीं माना जाएगा अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते तो, क्योंकि वो एक ही फैमिली का होगा। पर अगर आप दो जॉइंट हिंदू फैमिली लेते, 2 फैमिलीज़ लेते हैं और साथ में मिलकर के बिज़नेस करते हैं तो आपका सेक्शन 11 एप्लीकेबल उस केस में हो जाएगा। तो जब आप नंबर ऑफ़ मेंबर्स कंक्लूड करते हैं, अगर तो 2 जैसे मान लीजिए 2 हिंदू फैमिलीज़ है, 2 जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ है, तो उस केस में क्या होगा, जो माइनर मेंबर होता है कम फैमिलीज़ का उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर एक फैमिली है, एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, तो आप कितना भी मेंबर्स उसमें काम कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन कराने की, रजिस्टर्ड कराने की अपने बिज़नेस को ज़रूरत नहीं है, आप कितने भी मेंबर उसमें काम कर सकते हैं। पर अगर 2 जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ हैं, तो अगर आप लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और मेंबर जो है वो ज़्यादा है,
तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, जिसमें कि जो माइनर मेंबर होगा फैमिली का उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा अकाउंट में। सेकेंड है स्टॉक एक्सचेंज। अ स्टॉक एक्सचेंज इज़ नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 11 एज इट इज़ नॉट फाउंड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको सेक्शन 11 के तहत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कोई बिजनेस के पर्पज से नहीं होता है। लास्ट है नॉन प्रॉफिट अर्निंग एसोसिएशंस। ऑल रिलीजियस, चैरिटेबल, लिटरेरी, सोशल, स्पोर्ट्स एंड अदर एसोसिएशन whose object is not to make profit are also not covered in section 11। तो जितने भी रिलीजियस है, चैरिटेबल है, लिटरेरी, सोशल, स्पोर्ट्स और जितने भी अदर एसोसिएशन है जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करते, वो सेक्शन 11 के अंतर्गत जो भी सेक्शन के अंदर तक जो लॉज होता है, जो रूल्स होता है उसको कवर नहीं करते हैं। वो अपना बिजनेस को, अपना जो कमर्शियल, नॉन कमर्शियल पर्पज़ से जो भी काम कर रहे हैं उनको रजिस्टर्ड कराने की उसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इलीगल एसोसिएशन आर एज फॉलोज। तो देखते हैं क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहला है एवरी मेंबर शैल बी पर्सनली लायबल फॉर द लायबिलिटीज इनकर्ड इन ए सच बिजनेस। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो पर्सनली लायबल होंगे, जो भी लायबिलिटीज़ होगा बिजनेस का उसको पूरा करने के लिए, उसको पेमेंट करने के लिए। Second, an illegal association cannot sue to recover any of its debt or any other property. Likewise, no suit can be filed against an illegal association to recover money lent to it. However, a suit can be filed against every member of an illegal association. A suit cannot be filed even if the association is subsequently registered as a company. तो जो इलीगल एसोसिएशन है उसमें सू नहीं किया जाता है कोई भी तरह का डेप्थ हो या कोई भी तरह का प्रॉपर्टी हो। अगर मान लीजिए कि अगर वो इलीगल एसोसिएशन है तो उसमें भी सू नहीं किया जा सकता, सूट फाइल नहीं किया जा सकता है कि वो पैसा उसके रिकवर कर ले, पैसा दिया है पैसा रिकवर कर ले, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर सूट मतलब करना भी है तो वो मेंबर के अगेंस्ट कर सकता है, जो भी मेंबर्स उस बिज़नेस में है, जितने मेंबर्स उसके अगेंस्ट वो पर्सनली सूट कर सकता है। एवरी मेंबर हु इज़ अ मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं उस एसोसिएशन में उसको पनिशेबल मतलब पनिश उसको किया जा सकता है फ़ाइन के साथ, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपीज़ होगा। एन इलीगल एसोसिएशन कैन नॉट बी वॉन्ड अप अंडर द कंपनीज एक्ट। तो जो इलीगल एसोसिएशन है उसको वॉन्ड अप नहीं किया जा सकता कंपनी एक्ट के तहत। नो सूट कैन बी फाइल्ड बाय एनी मेंबर फॉर पार्टीशन, डिसोल्यूशन और फॉर टेकिंग अकाउंट ऑफ एन इलीगल एसोसिएशन। तो कोई भी मेंबर जो है सूट फाइल नहीं कर सकता पार्टीशन के लिए, रिजोल्यूशन के लिए, या कोई भी अदर जो भी हो अकाउंट लेने के लिए, कोई भी इलीगल एसोसिएशन के लिए वो सूट फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक इलीगल एसोसिएशन है, उसका कोई भी रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है। लास्ट है since an illegal association has no legal existence it cannot enter into a contract। तो जो इलीगल एसोसिएशन उसका कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है तो उस केस में वो कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। द इलीगलिटी ऑफ एन illegal association cannot be cured by subsequent reduction in the number of its members। तो जो इलीगलिटी होता है कोई भी इलीगल एसोसिएशन का, उसको मतलब क्योर नहीं किया जा सकता है, मीन्स उसका सब्सिक्वेंट रिडक्शन नहीं किया जा सकता है। जो भी उसके मेंबर्स होते हैं कंपनी के, जितने भी नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं उसके लिए क्योर नहीं किया जा सकता है लीगल एसोसिएशन को। तो ये सारा कॉन्सिक्वेंसेस था, 7 कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीगल एसोसिएशन। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको लोगों को अच्छी तरह से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।